नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शिखर वार्ता। रक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान समेत कई और अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। क्वाड सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। भारत और अमेरिका का मुक्त और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में वॉशिंगटन में बैठक। आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें। राज्यसभा संसदीय समितियों में नामांकन का आधार बने बैठक में मौजूदगी। सभापति एम वेंकैया नायडू की कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह। राजनीतिक दलों से सांसदों की रुचि और उपस्थिति को ध्यान में रखकर नामांकित करने का आग्रह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की विधान मंडलों में अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखने की अपील। कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक में संबोधन में कहा, संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप ही गरिमामय हो विरोध। जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स 60,000 के पार। निफ्टी ने भी बनाया नया कीर्तिमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मजबूती की ओर तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो थी सुर्खियां और अब खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का आज बेहद खास दिन रहा। अब से कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की महत्वपूर्ण मुलाकात भी होने जा रही है, जो कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्तिगत तौर पर दोनों नेताओं की पहली बार आमने सामने बैठक होगी। बैठक में कोविड टीकाकरण, रक्षा सहयोग के अलावा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अफगानिस्तान और उससे जुड़ी हुई वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। इसके बाद देर रात को भारतीय समय के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शीर्ष बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे, ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। During President Biden's first 100 days, there has been intense interactions between both our countries, despite the COVID and other limitations. And in that, you will recall that there have been 3 direct phone calls between 2 of them. There are 2 major summits, and if we include today's COVID summit, then this is the 3rd one in which Prime Minister Modi has had a very prominent place. Then, of course, we have had a lot of interactions, visits by cabinet ministers from United States, and also our external affairs minister and the foreign secretary came here. So the intensity of interaction has increased, as also the content. क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा।
प्रधानमंत्री 24 सितंबर को ही अमेरिका के वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। We see the first concrete example of COVID cooperation was the vaccines. The second side, there is the issue of technology and emerging technologies. Again, in this, all the four countries have strengths and they are coming together. Third is the issue of environment, in that climate change. So, all in all, it will also provide an opportunity to discuss many issues, including global challenges. वॉशिंगटन में अपनी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीक होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तकरीबन 1 घंटे तक व्हाइट हाउस की बालकनी में टहलते हुए बातचीत की। उन्होंने भारत और अमेरिका को प्राकृतिक रूप से साझेदार बताया और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत अमेरिकी संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई मुलाकात कई मायनों में अहम रही। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अलावा अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान और टीकों के निर्यात के फैसले की सराहना की। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी समेत भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों पर भी बात की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले कमला हैरिस ने भारत में कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी बैठक की। इन बैठकों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों के साथ साथ आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। क्वाड सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान द्विपक्षीय हित और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बीच टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान समेत कई अन्य मुद्दों पर बात हुई।
The two prime ministers discussed exchanged views on recent global developments, including Afghanistan. They also reaffirmed their commitment towards the free, open, inclusive Indo-Pacific region. They agreed to enhance bilateral security and defense cooperation, including in the areas of defense equipment and technologies. इस दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना और पूर्वोत्तर राज्यों में जापान के सहयोग से चल रही परियोजनाओं पर बात हुई। Prime Ministers reaffirmed their commitment to advance efforts to facilitate the smooth and timely implementation of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, bilateral development projects that Japan is supporting, especially in the northeastern part of India, under the India-Japan Act East Forum. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भविष्य में स्पेस कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थ सेक्टर में साथ काम करने को लेकर भी बातचीत की। They discussed a broad range of issues which covered bilateral, regional and global issues of mutual interest. They noted with satisfaction the high-level engagement between the two countries, particularly the first recently held India-Australia 2+2 dialogue, which was held in New Delhi. They reviewed progress since the last Leaders Summit that was held virtually in June 2020. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का ध्यान रखने के लिए आभार जताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और समाज में भारतवंशियों के योगदान की सराहना की। I must say that the Prime Minister mentioned that the Indian community was very well looked after during the COVID crisis in Australia. दोनों नेताओं ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पिछली द्विपक्षीय बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर बात हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। वायुसेना की ताकत और सुविधा को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आज अहम समझौता किया। इसमें 56 नए ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए डील की गई है और इस डील के तहत वायुसेना को C295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इस एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए तमाम पार्ट्स और अन्य सभी चीजों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 56 C295 परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 20,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। C295 एयरक्राफ्ट वायुसेना के एवरो 7488 एयरक्राफ्ट की जगह पर लेंगे। देश में पहली बार किसी निजी कंपनी की ओर से सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। समझौते के तहत एयरबस कंपनी स्पेन के सेविले असेंबली लाइन से फ्लाईअवे स्थिति में पहले 16 विमानों की डिलीवरी करेगी और बाद में 40 विमानों का निर्माण एयरबस और असेंबलिंग भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम कंपनियों के बीच में एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के तौर पर किया जाएगा, जो कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देगा। एक बड़ा इनिशिएटिव होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक C295 कई खूबियों वाला विमान है जो कि वायुसेना के मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Khan, on Transforming India, only on Sansad Television. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज एक वर्चुअल समारोह में 2019-20 के लिए
राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में ही समर्पित किया है और गांधी जी का जीवन मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके आदर्श और उनकी सेवा की भावना आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। एनएसएस स्वयंसेवकों ने 2,60,00,000 से अधिक लोगों तक कोविड हेल्पलाइन के जरिए संपर्क स्थापित करके विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई। कोविड-19 महामारी के दौरान 25 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जागरूकता और राहत गतिविधियों में जिला प्रशासन का हाथ बटाया। संसद की स्थायी समितियों के इस महीने होने वाले पुनर्गठन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी दलों को पत्र लिखा है। इस खत में राज्यसभा के सभापति ने सांसदों की रुचि और उपस्थिति को ध्यान में रखकर सांसदों को नामांकित करने की सलाह दी है। साथ ही सभी पार्टियों को इस बारे में बीते 1 साल की विभिन्न संसदीय समितियों की उपस्थिति के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हर बैठक में कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की रुचि और उनकी उपस्थिति को संसदीय समितियों में नामांकित करने का आधार बनाने की सलाह दी है। ऐसा पहली बार हुआ कि राज्यसभा सचिवालय ने सभी पार्टियों के नेताओं को उनके सांसदों की समितियों की बैठकों में उनके पिछले 1 साल की उपस्थिति का ब्यौरा भेजा है। 243 सदस्यों वाली राज्यसभा में 32 दलों, निर्दलीय और नामांकित सदस्य हैं। वेंकैया नायडू पिछले 3 सालों से राज्यसभा सांसदों की समिति की बैठकों में उपस्थिति का आकलन कर रहे हैं। राज्यसभा सभापति ने सभी समितियों के अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि वो हर बैठक में कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि संसद की स्थायी समितियों में हर साल सितंबर में समितियों के नामांकन होते हैं, जिसमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा की समितियां होती हैं। इनमें 20 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस माह होने वाले पुनर्गठन के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी दलों को पत्र लिखकर सांसदों की रुचि और उपस्थिति को ध्यान में रखकर सांसदों को नामांकित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के 16 सांसदों की उपस्थिति 100% रही। इनमें 10 बीजेपी के, 3 कांग्रेस के और 1 समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीआरएस के हैं। 115 सांसदों ने 50% से ज्यादा बैठकों में हिस्सा लिया, जबकि 1/3 सांसदों की उपस्थिति 30% से भी कम रही। राज्यसभा के 92 बीजेपी सांसदों की समितियों की बैठकों में औसत उपस्थिति करीब 56% रही, तो कांग्रेस के 38 सदस्यों की औसत उपस्थिति 41% रही। जेडीयू की उपस्थिति सबसे कम 16% रही। कुल 24 में से 21 समितियों में बीजेपी सांसदों की उपस्थिति 50% से ज्यादा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए अपने आचरण के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की नींव जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर टिकी है। ओम बिरला के मुताबिक जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोजित व्यवधानों के कारण विधानसभा का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य परिभाषित है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं भी तय की गई है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की होती है, क्योंकि ये संस्था कानून बनाने का काम करती है।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए एक बार फिर व्यापक चर्चा की जरूरत है। ओम बिरला के मुताबिक जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। चुनाव के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा विषय पर बोलते हुए लोकसभा स्पीकर ने विधायकों के क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि व्यापक संवाद, चर्चा और विधायकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया। बंगलुरु से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। सबसे पहले बात कर्नाटक की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज न्यू मंगलौर बंदरगाह पर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनका शिलान्यास भी। उन्होंने ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला रखी, साथ ही यूएस माल्या गेट का रूप परिवर्तन और नवनिर्मित व्यापार विकास केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि आने वाले दिनों में कार के इंजन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले 3 से 4 महीने में एक आदेश जारी किया जाएगा जिसमें सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लैक्स इंजन यानी कि वैकल्पिक ईंधन वाले इंजन को अनिवार्य किया जाएगा। नई दिल्ली से तिरुपति जाने वाली आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब ग्वालियर रोकने लगी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। त्रिपुरा विधानसभा का 2 दिवसीय शरतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन बीजेपी के विधायक रतन चक्रवर्ती ने विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्हें निर्विरोध चुना गया है। इस सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत किए जाने हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपना दल भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और सभी को इस चुनाव में सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रालय की ओर से लद्दाख के लेह में आयोजित पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। फिल्म फेस्टिवल का आगाज फिल्म शेरशाह से हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 12 राज्यों की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। यूपीएससी ने अविवाहित महिलाओं को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। 14 नवंबर को एनडीए की परीक्षा होनी है। राजधानी दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई। इस फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने फायरिंग का जवाब देते हुए 2 बदमाशों को मार गिराया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 761 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें 545 पुरुष हैं और 216 महिलाएं। शुभम कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में टॉप किया है। जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
और अब खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जहां पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास का आज एक और प्रमाण मिला, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक ने 60,000 के स्तर को पार कर लिया। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 163 अंकों की बढ़त के साथ 60,048 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 50,000 से 60,000 अंकों का सफर 8 महीने से कुछ ज्यादा वक्त में पूरा कर लिया है। इससे पहले 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को पार किया था। हालांकि 50,000 के पार पहली बार 3 फरवरी 2021 को बंद हुआ था। और कोविड महामारी के बाद लगातार जिंदगी पटरी पर लौट रही है। देसी और विदेशी पर्यटक अब हाथियों के साथ जंगल की सफारी का आनंद भी ले रहे हैं। इस बुलेटिन में तो उतना ही, लेकिन आपको हम चलते चलते छोड़ जाते हैं गजराज संग जंगल सफारी के आनंद के साथ। नमस्कार।